तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका कॉस्ट एनालिसिस एंड इसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब सिंपली क्या था, जो कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उससे कनेक्टेड है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी डायरेक्ट लेबर, इट कैन बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ऐसी कॉस्ट जो कि ज्वाइंट है, विच इज कॉमन फॉर ऑल, तो उस तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो उसका एग्जाम्पल क्या हमने लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस का स्टाफ है, तो वो ओवरऑल सबके लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये बेसिक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। नाउ अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है, तो फिक्स कॉस्ट हम किसको बोलते हैं, द कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, या विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन, कि हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं उससे उस कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने लिया है ऑन रेंट, तो बिल्डिंग का हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग इज 25,000 रुपीज पर मंथ। अब हम चाहे इस महीने में एक प्रोडक्ट बनाएं, या 100 बनाएं, या 5,000 बनाएं, रेंट तो हमें उतना ही पे करना पड़ेगा, दैट इज 25,000 रुपीज। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है, दैट इज सिंपली नोन एज फिक्स कॉस्ट। तो दीज कॉस्ट आर द फिक्स्ड अमाउंट, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ये कॉस्ट हमारी लगती है। तो इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जनरल मैनेजर की सैलरी। तो मैनेजर की सैलरी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्सेस, बिल्डिंग का रेंट या और किसी चीज का रेंट, इंश्योरेंस, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, दोज कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के साथ में, प्रोडक्शन के साथ में वेरी करती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, देन वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। आउटपुट डिक्रीज तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज। तो सिंपल सा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। अगर हमें 1 यूनिट बनाना है तो लेट से 10 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है। अगर हमें 100 यूनिट्स बनाने हैं तो 100 × 10, 1,000 रुपीज का रॉ मटेरियल लग जाएगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, तो जितना ज्यादा आउटपुट उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट इनकर होगी। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं हमारी सेलिंग प्राइस के साथ में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹20, एंड कभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 21 रुपीज आ जाए, मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमारी 21, सेलिंग प्राइस 20 है, तो हम जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा हमें यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस। क्योंकि कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट लगी 2100, जबकि सेल करेंगे तो 2000 ही मिलेगा, तो देर इज अ लॉस ऑफ 100। बट अगर आपने 1000 यूनिट बनाए तो आपको 21,000 कॉस्ट लगेगी, मिलेगा कितना, 20,000, तो 1000 का लॉस होगा। तो जितना आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा लॉस भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड्स द रेवेन्यू, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू से एक्सीड करती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, बिजनेस एक बार रोक देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इफ अ फर्म कैनॉट कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, देन इट शुड शट डाउन इट्स ऑपरेशन टेम्परेली। तो टेम्परेली उसको अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नाउ इसका कर्व कैसा बनता है, तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिया है हमने कॉस्ट। ओके, नाउ ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली डिनोट्स
फिक्स कॉस्ट। या आउटपुट कुछ भी हो, चाहे आउटपुट 0 है, चाहे आउटपुट यहाँ पे 100 है, या फिर 500 है, आउटपुट कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। बट वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है, चेंज होगा। सो टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे बनता है, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी राइज होगी। बट टोटल कॉस्ट का कौन सा कंपोनेंट राइज हो रहा है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। कि वेरिएबल कॉस्ट वाला कंपोनेंट ही बढ़ेगा, फिक्स वाला कंपोनेंट नहीं बढ़ेगा। ओके, सो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, that is the difference between the total cost and fixed cost is known as the variable cost। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट टाइप जो आता है हमारे पास, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या, विच इज पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। ऐसी कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। कोई एग्जाम्पल इसका किसी को पता है? एनीवन? पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, कोई भी एग्जाम्पल किसी को क्लिक हो रहा है तो बताओ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। यस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसके अंदर हम ऑलवेज सबसे टॉप पे क्या लिखा होता है, फिक्स्ड चार्जेस। सबसे ऊपर आता है पहले फिक्स्ड चार्जेस, उसके बाद में आता है आपका जितने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस, और फिर वो आता है वेरिएबल चार्जेस। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल में दो कंपोनेंट हो गए, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। तो लेट्स से हमने कहा 500 रुपीज, तो उसमें आता है फिक्स्ड, एंड वेरिएबल कॉस्ट आती है ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। अब अगर हमने पूरे महीने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो क्या बिल आएगा? आएगा सर मिनिमम का। आएगा कितना बिल आएगा? जो 500। फिक्स जो हमारा फिक्स 500। कॉस्ट है, जैसे हमने बोला 500, तो एट 0 यूनिट्स, जीरो कंजम्पशन है, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 500। तो बिल्कुल बिल आएगा 500 का। बट अगर हमने 100 यूनिट्स कंज्यूम किया है तो अब बताओ बिल कितना आएगा? 550 उसमें जो एडिशन हुआ है वो सर 600। 600 सॉरी सर। पक्का? ये मुझे क्या आंसर मिल रहा है आज? और कोई आंसर किसी का? अच्छे से कैलकुलेट करो। सर 1500। 1500। हाँ देखो, जल्दबाजी में कैसी गलतियां हो रही है। आवाज तो निकल रही सर, कितने महीनों बाद आवाज निकली। क्या? बहुत दिनों। बहुत महीनों बाद आवाज निकली है सर। हाँ बिल्कुल, मैं वो कब से वेट कर रहा था, मैंने कहा कब तो आवाज आएगी, कभी तो आएगी। आएगी आएगी सर। अब क्या करें, थोड़ा तकलीफ। हाँ, आज वो दिन आ गया नहीं। आ गया सर। तो बिल कितना आएगा, एक तो आपका 500 फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 100 × 10, सो टोटल विल बी 1500। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह के और भी बिल हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल हो गया या वाटर बिल हो गया, तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के। फिर एक और कॉस्ट आती है, एक और टाइप आता है, वो है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ नाम लिख देते हैं, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो हमारी एक बार कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर थोड़ी बात कॉस्ट बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट। जैसे हमने कहा एक पर्सन, 1 पर्सन कैन मेक 100 यूनिट्स, 1 पर्सन 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है।
ठीक है। अगर हमें 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाने हैं तो कितने लोग चाहिए बताओ? 2%. दो जने चाहिए, 2 पर्सन। अगर मुझे 500 यूनिट्स बनाने हैं तो कितने लोग चाहिए? 5. 5. 5। 5. एंड अगर 350 यूनिट्स बनाने हैं तो? अ, 4 सर. हाँ, 4 चाहिए या 3.5? तो सर प्रैक्टिकली कैलकुलेशन से तो 3.5 चाहिए, लेकिन 3.5 आदमी 4 ही नहीं. होगा, बिकॉज 3.5 तो पर्सन हो नहीं सकते, है ना? हम्म. तो 3.5 पर्सन आर नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हमने बोला स्टार्टिंग में कि 0 से लेके 100 यूनिट्स तक, यहां तक हमारी कॉस्ट क्या है? सेम। अब आप चाहे 10 यूनिट बना लो, 20 बना लो, 50 बना लो, 100 बना लो, हमने एक ही पर्सन को रखा है। अब एक पर्सन की वेजेस है 500 रुपीज, तो 1 into 500 दैट इज 500। तो इस पूरे टाइम पीरियड में हमारी 500 की कॉस्ट आएगी, चाहे आपने 10 यूनिट्स बनाए, 50 बनाए, 80 बनाए या 100 बनाए। बट जैसे ही आप 100 से एक्सीड करोगे, 101 पे भी आप आ गए, तो आपकी कॉस्ट एकदम से राइज हो जाएगी, बिकॉज नाउ वी नीड 2 पर्सन। 2 जने चाहिए, तो सीधा आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। नाउ द कॉस्ट इज 1000, तो इसलिए ये यहाँ से जंप हो गया। अब 101 से 200 तक आप कितना भी बना लो, चाहे 110, 125, 140, 180, 190, 200 तक, आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, दैट इज 1000। 200 को फिर हमने एक्सीड किया, तो फिर ये एक और स्टेप ऊपर आ गया, एंड सो ऑन। सो ये एग्जाम्पल तो वेरिएबल कॉस्ट का ही है, लेकिन कौन से टाइप की वेरिएबल कॉस्ट है? ये है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। कांस्टेंट फिर इंक्रीज, कांस्टेंट फिर इंक्रीज। So they remain fixed over a certain range of output, but suddenly jump to a new higher level when the output goes beyond a given limit. तो ये हमने एग्जाम्पल के समझ लिया। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. ना। ओके। नेक्स्ट टाइप की कॉस्ट आती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल क्या होता है? तो इंक्रीमेंटल का मतलब है एडिशनल कॉस्ट, कि फर्म ने कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर की है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे हमारे पास कोई मशीनरी है, पुरानी हो गई, तो उस मशीनरी को हटा के उसको बेच के हम नई मशीन लेकर के आ जाते हैं, तो जो हमारी एडिशनल कॉस्ट लगी दैट इज नोन एज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो इट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट incurred by a firm एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, कि हमने कोई बिजनेस का डिसीजन ऐसा लिया, उसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट लग रही है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इंकर्ड बाय अ फर्म व्हेन इट मेक्स अ डिसीजन टू चेंज इट्स प्रोडक्ट लाइन। तो ऐसा नॉर्मली कब होता है कि जब मान लो उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी है, तो पुरानी इक्विपमेंट्स, मशीनरी काम नहीं आ रहे हैं, उसको हटाया और उसके बदले दूसरा लेके आ गए, तो देर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, तो हमने एसेट को रिप्लेस किया। या फिर कोई मशीन पुरानी पड़ी है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसको स्क्रैप किया और बदले में नया खरीद लिया। और बाय अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, या कोई नई टेक्नोलॉजी हमने काम में ले ली, और एक्वायर अ न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स, तो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा जो एक्वायर किया है, उसके लिए एडिशनल जो कॉस्ट लगी है, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो हमने कहा पुरानी मशीन हमारे पास पड़ी है, उसको हमने बेचा 20,000 रुपीज में, न्यू मशीन आ गई आपके पास 70,000 में, तो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट? कितनी होगी? 50,000. 50,000, 50,000. क्योंकि 70 में से 20 तो पुरानी मशीन से मिल गए, तो 50,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े। नेक्स्ट आता है संक कॉस्ट। संक का मतलब हो गया पास्ट हिस्ट्री, एक बार जो हो गया वो हो गया, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो दोज कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसी कॉस्ट है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो दे आर बेस्ड ऑन सम पास्ट कमिटमेंट्स, तो ये पुराने कमिटमेंट के ऊपर बेस्ड है।
and it cannot be revised or reversed if the firm wishes to do so, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हमने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फुल पेज एडवर्टीजमेंट दे दिया, फुल पेज एडवर्टीजमेंट दे दिया, 2 लाख रुपए लग गए, लेकिन कस्टमर जितने सोचे थे उतने उसका 10% भी नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हम ये एडवर्टीजमेंट का पैसा वापस ले सकते हैं? नो सर। नो, बिकॉज हमारे पास कस्टमर नहीं आए, लेकिन इस वजह से एडवर्टीजमेंट एजेंसी हमें वो पैसा वापस नहीं दे सकती। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ संक कॉस्ट। सिमिलरली, जब हम कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं। मोबाइल फोन बनता है, फीचर लॉन्च होते हैं, तो प्लस माइनस बहुत सारे एडजस्टमेंट करके देखते हैं। किसी डिजीज को क्योर करने के लिए जब मेडिसिन लॉन्च होती है तो बहुत सारे ट्रायल्स उसके होते हैं, और हमने कई बार उसको पढ़ा भी होगा। पहले फर्स्ट टाइम जब मेडिसिन बनती है तो उसको रैट्स पे ट्राई करते हैं, फिर रैट्स वाला फेज हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से खुद पे ट्रायल करवाना चाहते हैं, हम उस पे ट्राई करते हैं साइंटिस्ट, वो सब ओके हो जाता है, फिर जाके वो अप्रूवल मिलती है, एंड देन वो फाइनली मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती है। लेकिन सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही होंगे कोई जरूरी नहीं है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें लॉसेस देते हैं। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट। एक बार लग गया तो लग गया। और कोई तरह का स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जिसको हम और कहीं और यूज नहीं ले सकते या उसको बदल नहीं सकते, एक बार कॉस्ट लग गई तो लग गई। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। क्या होता है इसका मतलब, कौन बताएगा? सर एक्विजिशन कॉस्ट। यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि हमने एसेट को किस कॉस्ट में परचेज किया था। लेट्स से हमने मशीनरी 5 साल पहले खरीदी थी 20,000 रुपीज में, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज ओनली द हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो हमारी पुरानी कॉस्ट है वो। तो हमने चाहे कोई भी मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, उसकी कॉस्ट। तो दीज कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर करंट और फ्यूचर डिसीजन। तो अगर हमें अभी कोई डिसीजन लेना है कि अभी कोई नई मशीनरी चाहिए या फ्यूचर में चाहिए, तो पुरानी कॉस्ट वहां पे रेलेवेंट नहीं है। हमें मार्केट में फिर से पता करना पड़ेगा कि आज की डेट में वो न्यू मशीनरी कितने की अवेलेबल है या फ्यूचर में कितने में अवेलेबल होगी। सो दैट विल बी रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर डिसीजंस। तो ये तो हुआ हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट मतलब बिल्कुल वही है, इंक्रीमेंटल वाली ही बात है, यहाँ पे सेम ही बात है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, पुरानी हटाओ और उसके बदले नई लेके आओ। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी incurred फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट एट करंट मार्केट प्राइस। तो इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब बस फर्क क्या है कि यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कई बार बिना सेल किए कैलकुलेट करके रखते हैं कि अगर हम रिप्लेस करते तो कितना हमें पैसा मिल जाता या कितना हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती। तो हमेशा हम उसके साथ में कंपैरिजन करके चलते हैं। जैसे पुरानी एसेट थी 20,000 की, आज की डेट में मार्केट में नई मशीन 25 में मिल रही है, तो 5,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता अगर हम आज मशीन खरीदते तो। बाद में अगले साल 30,000 हो गई तो 10,000 हमें देना पड़ता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करके रख सकते हैं, ताकि उस वक्त जब भी हमें उसको खरीदना पड़े, रिप्लेस करना पड़े, तो हमारे पास डायरेक्ट ये फिगर अवेलेबल होगा। तो इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर होता है, और वो आता है आपके ऑपरेशनल रिसर्च करके एक सब्जेक्ट है उसके अंदर। पहले ये सब्जेक्ट सीए के अंदर हुआ करता था, सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल पे भी कहीं पे था, बट एट प्रेजेंट ये सब्जेक्ट नहीं है। पर ग्रेजुएशन में अक्सर हमें ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और इसका नाम है ऑपरेशनल रिसर्च। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था ये, बिकॉज इसके अंदर मैंने स्कोर किया था 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बहुत बढ़िया थे सर मार्क्स। है ना, देख के अच्छा लगता है ना।
तभी तो हमें हाँ। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे थोड़ा मोटिवेशन रहे लाइफ में कि हमने कुछ अचीव सर किया है। सर सुन के भी अच्छा लगता है। हाँ, सुन के भी अच्छा लगता है। तो बस आपको यही कोशिश करनी है। इकोनॉमिक्स पे तो कम से कम 98 ला सकते हो। मैथ्स में चलो नहीं माना, टाइम कम मिलता है। इकोनॉमिक्स में तो टाइम सफिशिएंट मिलता है, तो यहाँ तो ला सकते हो, है ना। सर अभी टफ हो गया है। टफ नहीं हो, किसने बोला टफ हो गया? कोई मैसेज है आपके पास? हाँ। सर बुक मिला ना सर। तो बुक में लिखा है क्या, नाउ इट इज टफ? सर समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, नेशनल इनकम और क्या बोलते अभी हैं क्यों जा बाकी। रहे हो, अभी क्यों जा रहे हो? जो हमने किया पहले उसको कवर कर लो बस, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे क्लास के साथ साथ में आप चलोगे ना, तो एटलीस्ट उतना आपका परफेक्ट हो जाएगा, तो आपको मजा आए। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा ये थोड़ा वो, हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। ये स्टेटमेंट इसीलिए बना है। तो कई बार हम लालच कर लेते हैं कि थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा वो कर लिया। एग्जाम में होता क्या है, आता कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। कई बार होता है हम दूसरी थाली में देखते हैं, अच्छा उसकी थाली में ये डिश है, ये डिश है, मेरे पास तो नहीं है। तो जो हमारे पास है हम उसका टेस्ट एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास पहले जो मिल गया है उसको एंजॉय कर लो, वो हो जाए फिनिश, फिर उसकी थाली वाला भी एंजॉय कर लेना, ऐसा। यस सर। चलो अच्छा, अभी संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ना, डाउट सेशन बेसिकली आईसीआई का। सुना आप लोगों ने, नहीं पता? सर, नहीं पता सर, आप लोगे क्या? हाँ, मेरे पास आया था कि मुझे सेशन लेना है संडे को, 2 to 4। वो डाउट क्लास है बेसिकली, रेशियो, इंडिसेस, इक्वेशंस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। ज्वाइन हो जाऊंगा सर। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सारे संडे को ही रखे, मैंने कहा जो भी मेरे को सेशन दोगे संडे को दे। मैंने उनको क्लियर बोल दिया था। तो मेरा सेशन जो भी होगा वो संडे को होगा अभी वहां पे। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। सो प्राइवेट कॉस्ट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred and provided by a firm engaged in the production of a commodity. It is used to calculate the private profits. मतलब कुल मिला के प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट जो एक फर्म इनकर कर रही है। एक तो एक्चुअल में जो उनके पॉकेट से एक्सपेंसेस हुए हैं, एंड दूसरा है उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो आपका बेसिकली क्या बन जाता है, प्राइवेट कॉस्ट। तो एग्जाम्पल क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, याद है किसी को? सर लैंड, लेबर, हम्म। उसके बाद और क्या था? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद एंटरप्रेनर। हाँ। तो लैंड के यूज के लिए क्या पे करना पड़ता है, रेंट, ये कॉस्ट हो गई। लेबर को क्या पे करना पड़ता है, वेजेस। वेजेस, ये हमारी कॉस्ट हो गई। कैपिटल पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। 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 एंड एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये सारी क्या हो जाती है, हमारी कॉस्ट। तो इन सबको हम बेसिकली इंक्लूड करके और बोलते हैं दिस इज द प्राइवेट कॉस्ट। तो इसमें सारी चीजें आ गई, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती है जो कहाँ ऐड हो जाएगी, सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी टू द सोसाइटी एज अ होल। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सब इसमें आ जाएगी। तो सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट तो हमें समझ आया, जो ऊपर हमने लिखा एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। लेकिन ये एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है वो प्राइस जो सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है किसी वजह से, मतलब जो सोसाइटी सेक्रीफाइस कर रही है।
ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इट कैन बी एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो जितना हम एक्सपैंड कर रहे हैं उतने इस तरह के पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। So the cost of resources for which firm is not required to pay the price. इसकी प्राइस फर्म पे तो नहीं कर रही है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, रिवर्स, रोडवेज, बट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस यूटिलिटी क्रिएटेड। तो इससे हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, चाहे वो एयर का पोल्यूशन है, वाटर या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो दिस इज इंक्लूडेड इन सोशल कॉस्ट। तो अभी तक तो हमने सारी वैरायटी पढ़ी है कि कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट होती है। तो ये तो बेसिक था, सिंपल सिंपल चीजें थी। अब आता है उसके बाद में कॉस्ट फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे रिलेट करते हैं, कब हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है, अब वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं, मतलब जिससे हमारी कॉस्ट अफेक्ट हो जाती है। तो वो पॉइंट अगर है तो उससे या तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है या कॉस्ट हमारी ज्यादा हो रही है। तो फर्स्ट इज साइज ऑफ प्लांट। तो साइज ऑफ प्लांट मतलब प्लांट साइज अगर बड़ा है, हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं, तो जब भी हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती बढ़ जाती है, है, एवरेज कॉस्ट कम होती है। कम होती है। हमने डिस्कस किया था, लार्ज स्केल बल्क में प्रोडक्शन करते हैं हाँ तो हाँ हाँ सर, कम होती है। कम आती है। कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब हाँ। कॉस्ट पर यूनिट वो कम आती है। तो एक कंपनी जो बहुत लिमिटेड यूनिट्स बना रही है, 50-100 यूनिट बना रही है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन दूसरी कंपनी दिन के हजारों यूनिट्स अगर बना रही है तो उनकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम है। बट अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, तो ऑफ कोर्स टोटल कॉस्ट तो ज्यादा आएगी, बिकॉज हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कोर्स लार्ज होगी, ज्यादा। सर मैंने टोटल कॉस्ट के बारे में ही सोचा था। हाँ, और आपने एवरेज कर मैंने दिया। इसी का पूछा था इसलिए। ओके। फिर आता है प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स की प्राइस पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट कैन बी इधर टोटल कॉस्ट या हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट हो, हर तरह की कॉस्ट इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी फैक्टर की प्राइस बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट राइज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर फैक्टर्स की कॉस्ट कम हो रही है तो ओवरऑल दूसरी कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। थर्ड इज लेवल ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट वही फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है बेसिकली। आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का क्या हाँ होगा सर, ये बताओ। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, फिक्स कॉस्ट सेम सेम ही फिक्स्ड रहेगा। कॉस्ट सेम रहेगी। अगर हमने बोला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या हो, एवरेज फिक्स्ड बढ़ कॉस्ट जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। यस। कैसे, बताओ। सर लो धीरे ही धीरे कम होगा। तो बढ़ जाएगी, लो रहेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी, क्या लगता है? बताओ। अच्छा ये बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते कैसे हैं? कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तरीका है। अब मैंने बोला फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपने लिए यहाँ पे यूनिट्स, एक यूनिट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, सेम ही रहेगी। 1 लाख 1 लाख। आएगी, 1 लाख अपॉन 1 लाख। अब मैंने बोला 10 यूनिट्स बना दिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 10 10,000। 10,000। 10,000। अभी मैंने 100 यूनिट्स बनाए, 1 तो 1,000। 1,000। 1,000। और मैंने 1,000 यूनिट बनाए तो 1
100। तो जैसे जैसे हमारा हाँ आउटपुट सर। इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। बस यही बताना था आपको। तो एज आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन हो गया। तो ये पॉइंट हमारा सिर्फ इतना ही बता रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में एवरेज कॉस्ट कम होती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होने लग जाती है, एंड टोटल कॉस्ट विल राइज और फॉल। राइज। राइज सर। राइज, आउटपुट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट राइज सर। राइज। राइज। देन कम्स टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी का कोई फर्क पड़ता है कॉस्ट पे? हाँ सर। हाँ सर। पड़ता है। अगर हमने जी। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर लिया, पहले से बेटर टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, या कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन सेव लॉट ऑफ कॉस्ट। जैसे पहले पेट्रोल की गाड़ी टाइम। आती थी, माइलेज कम आता था, बाद में सीएनजी हुई तो हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट कम हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए तो अगेन पर किलोमीटर कॉस्ट और कम हो गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम होती जाती है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी, अगर मैनेजमेंट ढंग से काम करता है तो कॉस्ट कम लगेगी, लापरवाही ज्यादा करता है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो ये भी अगेन आउटपुट वाला ही पॉइंट है। जैसे जैसे हम हमारी कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इसका मतलब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो कॉस्ट कॉस्ट विल बी मोर, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट, वो दो केस हमने ले लिए। फर्स्ट केस में आउटपुट स्टेबल है, सेकंड में फ्लक्चुएटिंग है। स्टेबल जैसे हर बार हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी 100 बनाया, फिर 300 बनाया, 50 बनाया, ऐसे फ्लक्चुएटिंग है। तो कॉस्ट कम कहां पे आएगी, स्टेबल में या फ्लक्चुएटिंग में? स्टेबल में। स्टेबल में, क्योंकि जब हमारा सब कुछ स्टेबल है दैट मीन्स एवरीथिंग इज प्लान। हम सब कुछ प्लान्ड वे से चल सकते हैं, हमें पता है हमें कब रॉ मटेरियल चाहिएगा, कितना चाहिएगा, कितने वर्कर्स चाहिए, हम उतना ही क्या करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज रखेंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में एक्सपेंस हमें नहीं करेंगे। पता। हाँ, फ्लक्चुएटिंग में हमें नहीं पता कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पहले से क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देके चलते हैं, क्या पता ज्यादा डिमांड हो जाए, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़े तो इसलिए उस वजह से फ्लक्चुएशन जितना ज्यादा होगा, कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, एंड स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो उतनी कॉस्ट हमारी कम आएगी। तो ये सारे हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी फंक्शन आता है मतलब किसी के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है ना। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखा, शादी का क्या होता है, फंक्शन होता है, मतलब रिलेशनशिप की बात हो रही है, दो फैमिलीज आपस में रिलेट होने जा रही है ना। तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलेशन बनेगा, फंक्शन आते ही मतलब रिलेशन की बात हो रही है। तो कॉस्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड उसके डिटर्मिनेंट्स। तो एक तरफ हो गया कॉस्ट और दूसरी तरफ है उसके डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या डिटरमिन करते हैं, कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। सो इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉस्ट। कौन डिपेंडेंट है, कॉस्ट। ये कॉस्ट डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब जो हमने ऊपर ये 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंडेंट है। जैसे हमने बोला स्टेबिलिटी है तो कॉस्ट कम है,
टेक्नोलॉजी इंप्रूव है, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन सिंपली क्या है, इट इज द रिलेशनशिप किसके बीच में, कॉस्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब आपके पास आएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज, फॉर्मूला बेस्ड पॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे करते हैं वो है टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, फिक्स एंड वेरिएबल। फिर हमको पता है मार्जिनल कॉस्ट, तो जो हमने यूटिलिटी में पढ़ा है, प्रोडक्शन में पढ़ा है, सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ भी बनेगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला लिखेंगे एमसी का, TCN total minus cost n minus total cost n minus 1. यस, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। एक और फॉर्मूला है इसका, वो भी बता दो। सर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यस, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। थर्ड, एवरेज कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। फिर बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। फिर बता दो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, Total variable cost divided by quantity. यस। एंड अगर हम फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, एवरेज फिक्स एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट। प्लस एवरेज वेरिएबल एवरेज कॉस्ट, इससे निकलेगा आपका एवरेज कॉस्ट। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें ऑफकोर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका अभी का टास्क क्या है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। कल इस पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो कल आई थिंक आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। यस, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके